हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि एमपीपीसीएस प्रीलिम्स यूनिट 2 का सिलेबस है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने एक वीडियो में देखा था प्रीवियसली जो भी चीज़ें थी उनके बारे में। आज जो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत के संबंधित चीज़ों को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत को हम 3 तरीके से देखते हैं। एक गढ़मंडला रियासत, दूसरा देवगढ़ रियासत और तीसरा खेरला रियासत। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत को हमने 3 भागों में बांटा है: गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खेरला रियासत। गढ़मंडला रियासत जो है, इसमें हम 2 तरीके से, सबसे पहले हम कौन सी रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं? गढ़मंडला रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम गढ़मंडला रियासत के बारे में पढ़ें तो हम सबसे पहले प्रमुख शासक देखते हैं और दूसरे राजधानियाँ। प्रमुख शासक में अगर हम बात करते हैं तो यादव राय या जादव राय, संग्राम शाह, दलपत शाह और चौथा वीर नारायण या रानी दुर्गावती। तो गढ़मंडला रियासत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कौन कौन से प्रमुख शासक देखे? तो गढ़मंडला रियासत में गोंड वंश में हमने सबसे पहले यादव राय को देखा, जिसे जादव राय भी कहते हैं। फिर उसके बाद संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह और फिर दलपत शाह के पुत्र वीर नारायण और उनकी पत्नी रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे। राजधानियाँ देखेंगे तो राजधानियाँ यादव राय के समय जो राजधानी थी वो क्या थी? गढ़ा, जबलपुर। आमरदास के समय, आमरदास किसको कहा जाता था? संग्राम शाह को भी आमरदास के नाम से जाना जाता था। तो आमरदास के समय जो राजधानी थी उसको क्या कर दिया गया? गढ़ा से परिवर्तित कर सिंगौरगढ़ कर दिया गया। रानी दुर्गावती के समय राजधानी क्या हो गई थी? चौरागढ़ हो गई थी। हृदय शाह के समय रामनगर और नरेंद्र शाह के समय क्या कर दी गई थी? राजधानी मंडला कर दी गई थी। तो हमने क्या देखा? हमने गढ़ मंडला रियासत के बारे में देखा। गढ़ मंडला रियासत में हमने 2 चीज़ों देखी, एक प्रमुख शासक और दूसरी राजधानियाँ। तो प्रमुख शासक में हमने क्या देखा? यादव राय, संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण के बारे में देखा। राजधानियों में हमने क्या देखा कि गढ़ा जो राजधानी थी वो यादव राय के समय हुई थी, आमरदास के समय सिंगौरगढ़, रानी दुर्गावती के समय चौरागढ़, हृदय शाह के समय रामनगर और नरेंद्र शाह के समय जो राजधानी थी वो क्या थी? मंडला थी। इसके बाद गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों का वर्णन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यादव राव के बारे में पढ़ेंगे। 1328 से लेकर के 1440 तक के इनका क्या था? समय था। तो गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों का वर्णन अगर हम देखें तो यादव राव के बारे में देखते हैं, जिनका शासन जो था वो कब से कब तक था? 1328 से 1440 तक था। गोंड वंश का संस्थापक यादव राव का जन्म गोदावरी के तट पर सहल गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गोदावरी के तट पर कहाँ पर हुआ था? सहल गांव में हुआ था। गोंड वंश का जो संस्थापक था यादव राय का जो जन्म था वो गोदावरी के तट पर कहाँ पर हुआ था? सहल गांव में हुआ था। माँ नर्मदा की प्रेरणा से दमोह या गढ़ा के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह कर इसने गोंड साम्राज्य की क्या करी? नींव रखी। तो माँ नर्मदा की प्रेरणा से दमोह या गढ़ा के शासक की पुत्री रत्नावली से इसने विवाह किया और इसके बाद इसने गोंड साम्राज्य की नींव रखी। यादव राय को साम्राज्य स्थापित करने में तिलवारा के तांत्रिक सुरभि पाठक ने सहयोग किया था। तो यादव राय को साम्राज्य स्थापित करने में किसने मदद किया था? तो तिलवारा के तांत्रिक सुरभि पाठक ने क्या किया था? सहयोग किया था। यादव राय के उत्तराधिकारी क्रमशः खरजी, गौरक्षदास, सुखन दास और अर्जुन दास हुए। तो यादव राय के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? खरजी हुए, गौरक्षदास हुए, सुखन दास हुए और कौन हुए? अर्जुन दास हुए। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में? संग्राम शाह के बारे में। संग्राम शाह का समय 1510 से लेकर के कब तक था? 1543 तक था। संग्राम शाह का वास्तविक नाम अमरदास था, जो अर्जुन दास का क्या था? पुत्र था। तो संग्राम शाह का वास्तविक नाम क्या था? अमरदास था, जो अर्जुन दास का क्या था? पुत्र था। इसका नाम सिक्कों में क्या मिला? संग्राम शाह का अगर हम सिक्के देखते हैं तो उन संग्राम शाह का नाम क्या देखने को मिलता है? पुलत्स्य वंशी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पुलत्स्य वंशी। अमरदास गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम शाह की उपाधि दी थी। तो अमरदास जो थे, मतलब संग्राम शाह को किस नाम से जाना जाता था? अमरदास के नाम से भी जाना जाता था। तो अमरदास उनको किसने कहा था? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम शाह को क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसकी? अमरदास की उपाधि दी थी। यह गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो संग्राम शाह जो थे वो गोंड राज्य के क्या कहलाए? वास्तविक संस्थापक कहलाए। संग्राम शाह के 2 पुत्र थे, दलपत शाह और चंद्र शाह। संग्राम शाह का स्थापत्य में योगदान। तो संग्राम
सागर झील का निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था, कहाँ पर? जबलपुर में। बाजना मठ का निर्माण जबलपुर में करवाया। सिंगौरगढ़ किले का निर्माण दमोह में और चौरागढ़ किले का निर्माण कहाँ करवाया था? नरसिंहपुर में। तो संग्राम शाह का स्थापत्य में योगदान की अगर हम बात करते हैं तो संग्राम सागर झील का निर्माण जबलपुर में, बाजना मठ का निर्माण कहाँ हुआ? जबलपुर में। सिंगौरगढ़ किले का निर्माण दमोह में और चौरागढ़ किले का निर्माण जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था? नरसिंहपुर में। संग्राम शाह का साहित्य में योगदान, ये संस्कृत भाषा का विद्वान था। तो संग्राम शाह का साहित्य में अगर हम योगदान के बारे में बात करें तो ये संस्कृत भाषा का विद्वान था। इसने रस रत्नमाला की रचना की। संग्राम शाह का साहित्य में अगर हम योगदान देखें तो संस्कृत भाषा का विद्वान था, इसने रस रत्नमाला की रचना की। इनके प्रमुख दरबारी दामोदर ठाकुर थे। संग्राम शाह के जो प्रमुख दरबारी थे वो कौन थे? दामोदर ठाकुर। और इन्होंने संग्राम शाह ने रस रत्नमाला की क्या करी थी? रचना करी थी। और ये जो संग्राम शाह थे ये संस्कृत भाषा के क्या थे? विद्वान थे। अब हम विशेष देखते हैं कि रूपनाथ झा द्वारा रचित गणेश नृप वर्णनम साहित्य के अनुसार संग्राम शाह शासन के दौरान 52 गढ़ शामिल थे। तो रूपनाथ झा द्वारा रचित गणेश नृप वर्णनम साहित्य के अनुसार संग्राम शाह शासन के दौरान कितने गढ़ शामिल थे? 52 गढ़ जो थे वो क्या थे? शामिल थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं दलपत शाह के बारे में। दलपत शाह के बारे में अगर हम पढ़ें तो 1543 से 1550 तक इनका शासन रहा। संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात 1543 ईस्वी में उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर बैठा। 1542 में दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ। तो दुर्गावती कौन से वंश की थी? चंदेल वंश की। तो 1542 में दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ। दलपत शाह के समय में प्रमुख विद्वान मेघ और दामोदर ठाकुर थे। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संग्राम शाह के समय पे जो उनके दरबारी कवि थे वो कौन थे? दामोदर ठाकुर। और दलपत शाह जो कि संग्राम शाह के पुत्र थे उनके समय प्रमुख विद्वान कौन थे? मेघ और दामोदर ठाकुर थे। दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के पश्चात दुर्गावती विधवा हो गई व उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को राज सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद हम बात करते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती के अगर हम शासन काल के बारे में बात करते हैं तो 1550 से 1564 तक था। दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती आधार सिंह कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर सिंहासन पर बैठी। तो रानी दुर्गावती के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दलपत शाह की जब मृत्यु हो जाती है, जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रानी दुर्गावती आधार सिंह कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर सिंहासन पर बैठी। दलपत शाह के समय राजधानी सिंगौरगढ़ थी। दलपत शाह के समय अगर हम बात करें तो राजधानी क्या थी? सिंगौरगढ़ थी। और रानी दुर्गावती ने इसे कहाँ स्थानांतरित किया? चौरागढ़ में स्थानांतरित किया। रानी दुर्गावती के दरबार में पद्मनाभ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर और भागीरथ जैसे अन्य विद्वान भी थे। तो रानी दुर्गावती के दरबार में पद्मनाभ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर और भागीरथ जैसे अन्य विद्वान थे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ते कि रानी दुर्गावती के हाथी का नाम क्या था? तो रानी दुर्गावती के हाथी का नाम सरनम था। तो हमने सरमन था, सॉरी। इसमें हमने रानी दुर्गावती के बारे में क्या पढ़ा कि दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती आधार सिंह कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर सिंहासन पर बैठी। दलपत शाह के समय राजधानी सिंगौरगढ़ थी। रानी दुर्गावती ने इसे चौरागढ़ में क्या किया? स्थानांतरित किया। रानी दुर्गावती के दरबार में पद्मनाभ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर और भागीरथ जैसे अन्य विद्वान थे। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम क्या था? सरमन था। इस तरीके से हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं रानी दुर्गावती के समय गढ़ा राज्य पर आक्रमण के बारे में। तो प्रथम आक्रमण अफगान सरदारों का था जिन्हें रानी ने क्या किया था? पराजित किया था। दूसरा आक्रमण मांडू के शासक बाज बहादुर का था जिसे रानी ने बुरी तरह पराजित किया था। और तीसरा आक्रमण मुगल सेनापति आसफ खां का था जिसमें रानी क्या हो जाती हैं? पराजित हो जाती हैं। मुगल सेनापति आसफ खां और रानी के मध्य नरई का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? मुगल सेनापति आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच नरई का युद्ध हुआ था जिसमें दुर्गावती ने
अपनी ही कटार से क्या कर दी थी, आत्महत्या कर ली थी। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। इसके बाद गोंड राज्य मुगलों के अधिकार में आ गया एवं मुगलों ने यहाँ अपने सूबेदारों आसफ खां और कासिफ खां को क्या किया था, कासिम खां को क्या किया था, नियुक्त किया था। तो इसके बाद गोंड राज्य मुगलों के अधिकार में आ गया और मुगलों ने यहाँ अपने सूबेदार आसफ खां और कासिम खां को क्या किया था, नियुक्त कर दिया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्थापत्य में रानी दुर्गावती का योगदान। तो स्थापत्य में रानी दुर्गावती का क्या क्या योगदान था, तो रानी दुर्गावती ने क्या क्या बनवाया था, पचमठा मंदिर बनवाया था। क्या, कौन सा मंदिर बनवाया था, पचमठा मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था, जबलपुर में। दीवान आधार कायस्थ द्वारा किया गया था। जो रानी दुर्गावती के दीवान थे आधार कायस्थ, उनके द्वारा निर्मित ये मंदिर है। कौन सा मंदिर, पचमठा मंदिर, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में। रानीताल मंदिर कहाँ पर है, जबलपुर में है। आधार ताल मंदिर जबलपुर दीवान आधार कायस्थ द्वारा क्या है, निर्मित है। चेरी ताल मंदिर जो है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है, दासी चेरी के नाम पर है। तो इस तरीके से स्थापत्य में रानी दुर्गावती का क्या देखने को मिलता है, हमको योगदान देखने को मिलता है। इसके बाद विशेष में अगर हम बात करें तो 2024 में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को क्या किया है, शुरू किया है। तो हमने क्या देखा कि 2024 में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को क्या किया, शुरू किया। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरकालीन प्रमुख गोंड शासक के बारे में। उत्तरकालीन प्रमुख गोंड शासक में हम बात करते हैं किसके बारे में, चंद्र शाह के बारे में। अब हम उत्तरकालीन प्रमुख गोंड शासक के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम क्या है, चंद्र शाह, जिनका अगर हम समय देखें तो 1564 से लेकर के 1576 तक था। दलपत शाह का भाई चंद्र शाह 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठा और 1576 तक क्या करता है, शासन करता है। तो दलपत शाह का भाई चंद्र शाह, दलपत शाह का भाई चंद्र शाह 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठा और 1576 तक उसने क्या किया, शासन किया। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, चंद्र शाह के बारे में। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हम उत्तरकालीन प्रमुख गोंड शासक के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मधुकर शाह के बारे में, जिनका समय 1576 से 1586 तक था। चंद्र शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह गद्दी पर बैठता है। तो चंद्र शाह की जब मृत्यु हो जाती है तब उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह जो था वो क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। मुगलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मुगल दरबार में पहुंचने वाला पहला गोंड शासक था। तो मुगलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मुगल दरबार में पहुंचने वाला क्या है, पहला गोंड शासक कौन था, मधुकर शाह था। इसने बघेलखंड के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और बघेल शासकों के साथ इसके संघर्ष शुरू हुए, जिन्हें गोंड बघेली संघर्ष कहा जाता है। तो गोंड बघेली संघर्ष किसके साथ शुरू हुए थे, तो ये जो था ये मधुकर शाह था जिसने बघेलों के साथ क्या किया, संघर्ष शुरू किया। इसके बाद हम बात करते हैं मधुकर शाह ने अपने भाई की हत्या कर दी थी, जिसका उसे बाद में पछतावा हुआ और उसने खुद को पीपल के एक खोखले पेड़ में बंद होकर उसमें आग लगवा दी और अपने प्राण त्याग कर प्रायश्चित किया। तो मधुकर शाह ने अपने भाई की हत्या कर दी थी, जिसका उसके बाद में पछतावा हुआ और उसने खुद को पीपल के एक खोखले पेड़ में बंद होकर उसने आग लगवा दी और अपने प्राण त्याग करके क्या किया, प्रायश्चित किया। मधुकर शाह के बाद अब हम बात करते हैं प्रेम शाह के बारे में, जिनका समय जो था वो 1586 से 1635 तक था। मधुकर शाह की मृत्यु के पश्चात प्रेम शाह गढ़ा का क्या बनता है, शासक बनता है। प्रेम शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान क्या थे, मौजूद थे। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रेम शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान जो थे वो क्या थे, मौजूद थे। तो ध्यान रखना है कि प्रेम शाह जो थे ये क्या थे, उत्तरवर्ती गोंड शासक थे, जिनके दरबार में विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान क्या थे, मौजूद थे। बुंदेला शासक जुझार सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण कर प्रेम शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो बुंदेला शासक जुझार सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण कर प्रेम शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके बाद अब हम बात करते हैं हृदय शाह के बारे में। 1635 से लेकर के 1671 तक इनका समय था। किसका, हृदय शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने किसके किसके बारे में पढ़ा, अगर हम शुरुआत से एक बार रिवाइज कर ले तो सबसे पहले हमने उत्तरवर्ती प्रमुख गोंड शासक में चंद्र शाह के बारे में पढ़ा, उसके बाद मधुकर शाह के बारे में, मधुकर शाह के बाद प्रेम शाह के बारे में, और प्रेम शाह के बाद हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हृदय शाह के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो प्रेम शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हृदय शाह राज्य सिंहासन पर बैठा। इसने रामनगर को अपनी क्या किया था, राजधानी बनाया था। तो जो हृदय शाह था, इसने रामनगर को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। हृदय शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित, कमला दत्त ठाकुर, वैद्यनाथ दीक्षित जैसे क्या रहे हैं, दरबारी रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हृदय शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित, कमला दत्त ठाकुर, वैद्यनाथ दीक्षित जैसे क्या रहे हैं, दरबारी रहे हैं। इसके बाद हृदय शाह स्वयं संगीतकार था। उसने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की क्या करी है, रचना की है। हृदय शाह के दो पुत्र छत्र शाह और कौन थे, हरि सिंह थे। हृदय शाह का स्थापत्य में योगदान अगर हम देखें तो मंडला के निकट हृदय नगर की स्थापना करी। मंडला में आयताकार पद्धति में मोती महल का निर्माण किया। तो हमने हृदय शाह के स्थापत्य में योगदान में क्या देखा कि इन्होंने मंडला के निकट हृदय नगर की क्या कराई थी, स्थापना कराई थी। मंडला में आयताकार पद्धति से मोती महल का क्या कराया था, निर्माण करवाया था। मंडला में बघेलिन महल का निर्माण कराया पत्नी चिमनी रानी की याद में। तो मंडला में बघेलिन महल का निर्माण कराया था पत्नी चिमनी रानी की याद में, और राय भगत की कोठी का क्या करवाया था, निर्माण कराया था। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, हमने हृदय शाह के स्थापत्य में योगदान के बारे में देखा। मंडला के निकट इन्होंने हृदय नगर की क्या करी थी, स्थापना की थी। किसने, हृदय शाह ने। कभी क्वेश्चन पूछे हृदय नगर कहाँ है, मंडला में है। मंडला में आयताकार पद्धति से क्या करवाया था, मोती महल का निर्माण कराया था। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, मोती महल कई जगह देखा है। तो ध्यान रखना है हमें कि मंडला के मोती महल का निर्माण किसने करवाया था, हृदय शाह ने करवाया था। मंडला में बघेलिन महल का निर्माण पत्नी चिमनी रानी की याद में कराया था, और राय भगत की कोठी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं विशेष में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कर दिया है। तो हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हृदय शाह के पुत्र के बारे में, पुत्र छत्र शाह के बारे में। इनका शासनकाल 1672 से लेकर के 1684 तक था। हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र छत्र शाह ने 13 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। तो हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र छत्र शाह ने 13 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। इसके शासनकाल में औरंगजेब का दक्षिण अभियान क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो छत्र शाह के ही शासनकाल में औरंगजेब का दक्षिण अभियान क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और छत्र शाह के उत्तराधिकारी जो थे वो क्रमशः कौन थे, केसरी शाह थे, हरि सिंह थे और पहाड़ सिंह थे। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन आ जाए कि केसरी शाह कौन से वंश से थे, तो गोंड वंश से थे। तो अगर हम बात करें छत्र शाह के बाद हमें केसरी शाह, हरि सिंह और पहाड़ सिंह गोंड वंश के क्या देखने को मिलते हैं, उत्तरवर्ती शासक देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नरेंद्र शाह के बारे में। नरेंद्र शाह का शासनकाल कब तक था, 1687 से लेकर के 1731 तक। छत्रसाल बुंदेला के आक्रमण के भय से नरेंद्र शाह ने राजधानी रामनगर की जगह मंडला को बनाया। तभी से इस राज्य को गढ़ मंडला कहा जाने लगा। तो छत्रसाल बुंदेला के आक्रमण के भय से नरेंद्र शाह ने राजधानी कहाँ बनाई, रामनगर की जगह कहाँ स्थानांतरित कर दी, तो इसको मंडला में बनाया। और तभी से इस राज्य को किस नाम से जाना जाने लगा, गढ़ा मंडला के नाम से। नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम अंकित था। तो नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम अंकित था। नरेंद्र शाह ने अपनी बहनें मानकुंवरी और दानकुंवरी का विवाह देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद और रतनपुर के राजा राज सिंह से के साथ किया। तो नरेंद्र सिंह ने अपनी बहन मानकुंवरी का विवाह किससे किया, तो देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद से किया, और दानकुंवरी का विवाह रतनपुर के राजा राज सिंह से किया। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, महाराज शाह के बारे में बात करते हैं। अब हम महाराज शाह के बारे में देखते हैं। इनका शासनकाल 1731 से 1741 तक था। इसके बाद नरेंद्र शाह का पुत्र महाराज शाह सिंहासन पर बैठा। तो नरेंद्र शाह के बाद नरेंद्र शाह का पुत्र महाराज शाह क्या करता है, सिंहासन पर बैठता है। मराठा शासक बालाजी बाजीराव ने 1741 में मंडला पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। तो मराठा शासक बालाजी बाजीराव ने 1741 में मंडला पर आक्रमण किया और मंडला को क्या कर लिया, जीत लिया। मराठों से पराजय ही बाद में महाराज शाह की मृत्यु का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। अब महाराज शाह के बाद कौन आएंगे, शिवराज शाह आते हैं, जिनका शासनकाल 1741 से 1749 तक था। महाराज शाह की मृत्यु के बाद पेशवाओं ने शिवराज शाह को मंडला की गद्दी पर बैठाया और 4 लाख रुपए की सालाना चौथ निर्धारित कर दी। तो महाराज शाह की मृत्यु के बाद पेशवाओं ने शिवराज शाह को
मंडेला की गद्दी पर बैठाया और 4 लाख रुपए की सालाना चौथ क्या कर दी, निर्धारित कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं निज़ाम शाह के बारे में। 1749 से 1776 तक इनका शासनकाल था। 1749 में शिवराज का भाई निज़ाम शाह ने अपने हाथों में सत्ता ली। 1749 में शिवराज का भाई निज़ाम शाह ने अपने हाथों में क्या कर ली, सत्ता ले ली। निज़ाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की क्या करी थी, रचना करी थी। तो निज़ाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जो थे, ये क्या थे, प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की क्या करी थी, रचना की थी। तो निज़ाम शाह के बारे में पढ़ रहे हैं। निज़ाम शाह का शासनकाल 1749 से 1776 तक था। 1749 में शिवराज का भाई निज़ाम शाह ने अपने हाथों में सत्ता ली। निज़ाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की क्या करी, रचना की। मंडला में राजराजेश्वर भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो निज़ाम शाह ने करवाया था। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने निज़ाम शाह के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, नरहरी शाह के बारे में। इनका शासनकाल 1776 से 1780 तक रहा। निज़ाम शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा नरहरी शाह जो था वो गद्दी पर बैठा। नरहरी शाह ने तेजगढ़ में मराठों से युद्ध किया, लेकिन इसे पराजय प्राप्त हुई और गढ़ा मंडला पर मराठों का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। तो निज़ाम शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा नरहरी शाह गद्दी पर बैठता और नरहरी शाह ने तेजगढ़ में तेजगढ़ किसे, दमोह में था। तो नरहरी शाह ने तेजगढ़ में मराठों से युद्ध किया, लेकिन इसे पराजय प्राप्त हुई और गढ़ मंडला पर किसका नियंत्रण हो जाता है, मराठों का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद अगला शासक देखते हैं सुमेर शाह। सुमेर शाह का अगर हम शासनकाल देखें तो 1780 से 1782 तक था। पेशवा प्रतिनिधि विसाजी चांदोरकर की सहायता से सुमेर शाह शासक बना। तो पेशवा प्रतिनिधि विसाजी चांदोरकर की सहायता से सुमेर शाह क्या बनता है, शासक बनता है। इसके बाद नरहरी शाह, जिनका शासनकाल 1782 से 1784 तक था। विसाजी चांदोरकर ने दोबारा नरहरी शाह को क्या किया, शासक बनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकर शाह के बारे में। 1818 से 1857 तक ये जो थे इनका शासन था। सुमेर शाह का पुत्र जो था वो कौन था, शंकर शाह राजगद्दी पर बैठता है। शंकर शाह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उसके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर दोनों को तोपों से क्या कर दिया था, उड़वा दिया था। तो सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उसके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोपों से क्या करवा दिया, उड़वा दिया। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह के सम्मान में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। अब हम बात करते हैं रानी कमलापति के बारे में। तो सल्कनपुर रियासत के राजा किरपाल सिंह के यहाँ इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो रानी कमलापति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सल्कनपुर रियासत के राजा किरपाल सिंह के यहाँ इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम शाह से हुआ था। तो रानी कमलापति का विवाह गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम से हुआ था। राजा निजाम शाह की मृत्यु उपरांत इन्होंने पुत्र के संरक्षण के रूप में भोपाल पर क्या किया, शासन किया। तो जब राजा निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर भोपाल पर क्या करती हैं, शासन करती हैं। दोस्त मोहम्मद खां के षड्यंत्र के कारण भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। तो दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र के कारण भोपाल के छोटे तालाब में क्या ले ली, जल समाधि ले ली। 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ध्यान रखना है हमें कि 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं गोंड साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला के बारे में। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें चौरागढ़ किला कहाँ पर है, चौरागढ़ किला नरसिंहपुर में है। इसको किसने बनवाया था, संग्राम शाह ने बनवाया था। तो चौरागढ़ किला कहाँ है, नरसिंहपुर में है और इसको किसने बनवाया था, संग्राम शाह ने बनवाया था। सिंगौरगढ़ किला कहाँ पर है, दमोह में है। किसने बनवाया था, संग्राम शाह ने। बाजना मठ कहाँ पे है, जबलपुर में है। इसको किसने बनवाया था, संग्राम शाह ने। पचमठा मंदिर कहाँ पर है, गढ़ा जबलपुर
में है, किसने बनवाया था? आधार सिंह ने। मोती महल रामनगर मंडला में है, किसने बनवाया था? हृदय शाह में। बघेली महल किसने बनवाया था? मंडला में हृदय शाह ने बनवाया था। राज राजेश्वरी मंदिर मंडला में और किसने बनवाया था? निजाम शाह ने बनवाया था। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि चौरागढ़ किला नरसिंहपुर में संग्राम शाह के द्वारा बनाया गया। सिंगौरगढ़ किला दमोह में है, संग्राम शाह द्वारा बनाया गया। बाजना मठ जबलपुर में संग्राम शाह द्वारा निर्मित। पचमढ़ा मंदिर जो है ये गढ़ा जबलपुर में है, इसको किसने बनवाया था? तो ये आधार सिंह ने। मोती महल जो मंडला में है हृदय शाह ने। बघेली महल मंडला में है हृदय शाह ने। और राजराजेश्वरी मंदिर जो कि मंडला में है, इसको किसने बनवाया था? निजाम शाह ने बनवाया था। इसके बाद हम साहित्यकार और रचना के बारे में देखते हैं। तो साहित्यकार और रचना को देखते हैं। तो संग्राम शाह ने कौन सी रचना की है? रस रत्नमाला। संग्राम शाह ने कौन सी रचना की है? रस रत्नमाला। दामोदर ठाकुर ने दिव्य निर्णय। दामोदर ठाकुर ने कौन सी रचना करी है? दिव्य निर्णय। महेश ठाकुर की रचना का क्या नाम है? आलोक दर्पण तिथि तत्व चिंतामणि। आलोक दर्पण तिथि तत्व चिंतामणि ये किसकी रचना है? महेश ठाकुर की है। पद्मनाथ भट्टाचार्य ने कौन सी रचना की है? तो दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू, ये जो हैं दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये पद्मनाथ भट्टाचार्य की हैं। भानुदत्त मिश्र की रचना का क्या नाम है? रसमंजरी नाम है। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की रचना का क्या नाम है? गजेंद्र मोक्ष नाम है। रूपनाथ झा की रचना का क्या नाम है? गणेश नृप वर्णनम नाम है। और वीर वाजपेयी की रचना का नाम प्रेम दीपिका है। तो इस तरीके से हमने देखा संग्राम शाह की रचना का नाम रस रत्नमाला, दामोदर ठाकुर की रचना का नाम दिव्य निर्णय, महेश ठाकुर की रचना कौन सी है? आलोक दर्पण तिथि तत्व चिंतामणि, पद्मनाथ भट्टाचार्य की रचना का नाम दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू है, भानुदत्त मिश्र की रचना का नाम रसमंजरी, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की रचना का नाम गजेंद्र मोक्ष, रूपनाथ झा की रचना का नाम गणेश नृप वर्णनम और वीर वाजपेयी की रचना का नाम क्या है? प्रेम दीपिका। इसके बाद रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के बारे में देखें तो यह यात्रा 22 से 27 जून 2023 के मध्य निकाली जाएगी। तो जो रानी दुर्गावती गौरव यात्रा है ये कब से कब तक निकाली जाएगी? तो ये 22 से 27 जून 2023 के मध्य निकाली जाएगी। यह यात्रा बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह के संग्रामपुर, कालिंजर, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल जिले से क्या होगी? गुजरेगी। तो हमने क्या पढ़ा? रानी दुर्गावती गौरव यात्रा को समाचार पन्नों से देख रहे हैं कि यह यात्रा 22 से 27 जून 2023 के मध्य निकाली गई और यह यात्रा बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह के संग्रामपुर, कालिंजर, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल जिले से क्या होगी? गुजरेगी। तो इस तरीके से हमने गढ़ा मंडला का गोंड राज्य पढ़ लिया। अब हम देवगढ़ का गोंड राज्य पढ़ते हैं। देवगढ़ का गोंड राज्य जो है ये दूसरी शाखा है जिसका समय अगर हम देखें तो 1580 से 1743 तक था। सबसे पहले हम जब देवगढ़ का गोंड राज्य पढ़ रहे हैं तो हम 3 आधारों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि, उसके बाद शासित क्षेत्र और फिर अंततः हम क्या पढ़ेंगे? प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में अगर पढ़ें तो गढ़ा मंडला के कमजोर हो जाने के बाद देवगढ़ में दुर्वा गोंड राज्य का क्या होता है? उदय होता है। तो दुर्वा गोंड राज्य का उदय कहाँ होता है? देवगढ़ में। यहाँ पहले गौली या ग्वाल लोगों का राज्य था। धनसूर और रनसूर ग्वाल राजाओं की हत्या कर राजा जाटवा ने देवगढ़ राज्य की क्या करी? पुनर्स्थापना करी। तो गढ़ा मंडला के कमजोर हो जाने के बाद देवगढ़ में धुरवा गोंड का राज्य क्या होता है? स्थापित होता है। और यहाँ पहले कौन रहते थे? ग्वाल रहते थे। ग्वालों में अगर हम बात करें तो धनसूर और रनसूर ग्वाल राजाओं की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? राजा जाटव के द्वारा। और उन्होंने देवगढ़ राज्य की क्या करी? पुनर्स्थापना की। तो ये तो बात रही किसके बारे में? पृष्ठभूमि के बारे में। इसके बाद हम शासित क्षेत्र देखते हैं। तो देवगढ़ का गोंड साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बैनगंगा नदी व पश्चिम में बरधा नदी व उत्तर में छपारा या जिसे सिवनी भी कहते हैं और दक्षिण में चांदा या महाराष्ट्र तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। तो देवगढ़ का गोंड साम्राज्य जो है अगर हम बात करें पूर्व में बैनगंगा नदी, पश्चिम में वर्धा नदी, उत्तर में छपारा, सिवनी और दक्षिण में चांदा या जिसे महाराष्ट्र तक क्या है? फैला हुआ है। वर्तमान में प्रमुख क्षेत्रों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर, वर्धा क्षेत्र तक इसका क्या था? विस्तार था। तो हमने क्या पढ़ा? शासित क्षेत्र में हमने देखा कि देवगढ़ का गोंड साम्राज्य का जो विस्तार है अगर हम पूर्व में देखते हैं तो पूर्व में बैनगंगा नदी, पश्चिम में वर्धा नदी, उत्तर में सिवनी और दक्षिण में महाराष्ट्र तक क्या है? फैला हुआ है। वर्तमान में प्रमुख क्षेत्रों में जो आते हैं देवगढ़ के जो गोंड आते हैं, अगर हम प्रमुख इनका जो विस्तार देखें तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर, वर्धा क्षेत्र तक हमको इनका विस्तार देखने को मिलता है।
इसके बाद हम प्रमुख शासक देखते हैं। प्रमुख शासक अगर हम देखें तो सबसे पहले हम राजा जाटवा के बारे में पढ़ते हैं। तो राजा जाटव को देवगढ़ किले के निर्माण का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। राजा जाटव गढ़मंडला के शासक प्रेम शाह के समकालीन थे। तो जो राजा जाटव थे ये गढ़मंडला के शासक प्रेम शाह के क्या थे, समकालीन थे। और देवगढ़ किले का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, राजा जाटव को दिया जाता है। इसके बाद कोक शाह प्रथम के बारे में बात करें तो जाटव की मृत्यु के बाद पुत्र कोक शाह क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। तो जब राजा जाटव की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कोकशाह प्रथम जो था वो क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। इसके नशे में चूर होने के कारण कुछ समय के लिए नागपुर का किला मुगलों के अधीन हो गया था। तो इसके नशे में चूर होने के कारण कुछ समय जो ये नागपुर का किला था वो किसके अधीन हो गया, मुगलों के अधीन हो गया। कोकशाह प्रथम के बाद अगला शासक अगर हम देखें तो कौन था, केसरी शाह या जिसे जाटव द्वितीय भी कहा जाता है। तो कोकशाह के बाद पुत्र केसरी शाह देवगढ़ राज्य का क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, केसरी शाह के या जाटव द्वितीय के बाद हम बात करते हैं कोक शाह द्वितीय के बारे में। तो राजा केसरी शाह या जाटव द्वितीय के बाद उसका पुत्र कोक शाह देवगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब को लगान न देने के कारण कोक शाह द्वितीय ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कोक शाह ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम इस्लाम यार खान रख लिया। तो कोक शाह द्वितीय के बारे में हमने क्या पढ़ा कि राजा केसरी शाह के बाद किसके, राजा केसरी शाह या जाटव द्वितीय के बाद कोकशाह द्वितीय जो था वो देवगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब को लगान न देने के कारण कोकशाह द्वितीय ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कोकशाह ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम इस्लाम यार खान रख दिया। इसके बाद दीनदार या दीनदार शाह, ये जो थे कोकशाह द्वितीय का छोटा भाई दीनदार ने 1680 में देवगढ़ की सत्ता को क्या किया था, संभाला था। इसके बाद हम बात करते हैं महिपत शाह के बारे में। महिपत शाह कोकशाह द्वितीय का बड़ा भाई था। उसने औरंगजेब से संधि कर गद्दी पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। इसने अपना नाम बदलकर बख्त बुलंद कर दिया था। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि महिपत शाह ने अपना नाम बदलकर क्या किया था, बख्त बुलंद। इसके समय औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, इस्लामगढ़ कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं चांद सुल्तान के बारे में। तो देवगढ़ राज्यों के अधिक शक्तिशाली राजा बख्त बुलंद के बाद उसका पुत्र चांद सुल्तान राज्य गद्दी पर बैठा। चांद सुल्तान ने राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित की। तो चांद सुल्तान था जिसने राजधानी देवगढ़ से कहाँ स्थानांतरित की, नागपुर में। 1743 में वास्तविक अधिकार रघुजी भोसले के हाथ में आ गया और देवगढ़ का गोंड राज्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो 1743 में वास्तविक अधिकार जो था रघुजी भोसले के हाथ में आ गया और देवगढ़ का गोंड राज्य क्या हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देवगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल देखें तो मोती टंका, बादल महल, हाथी खाना, नक्कार खाना, कचहरी, चंडी मंदिर, ये सभी जो हैं ये देवगढ़ के प्रसिद्ध क्या हैं, दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से, मोती टंका, बादल महल, हाथी खाना, नक्कार खाना, कचहरी और चंडी मंदिर, ये सभी देवगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खेरला का गोंड राज्य। गोंड राज्य की एक शाखा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित थी। खेरला राज्य का विस्तार बैतूल अमरावती तक था। खेरला राज्य को बदनूर के नाम से भी जाना जाता था। तो खेरला राज्य को किस नाम से जाना जाता था, बदनूर के नाम से भी जाना जाता था। खेरला राज्य का विस्तार बैतूल अमरावती तक था। गोंड राज्य की एक शाखा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में थी जिसे क्या कहा जाता था, खेरला का गोंड राज्य कहा जाता था। खेरला का किला बैतूल जिले में स्थित है। मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु में खेरला राज्य का वर्णन मिलता है। तो मराठी ग्रंथ अगर हम बात करें विवेक सिंधु, उसमें खेरला राज्य का हमको क्या देखने को मिलता है, वर्णन। खेरला राज्य के प्रमुख शासक राजा इल, नरसिंह राय और जैतपाल थे। मुगलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर खेरला राजवंश ने मुगलों के हमलों से बचने के लिए मुगलों से समझौते कर लिए और उसके तहत खेरला किले का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया। तो मुगलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर खेरला राजवंश ने मुगलों के हमलों से बचने के लिए मुगलों से समझौते कर लिए और उसके तहत खेरला किले का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया। यूं तो विंध्याचल और सतपुड़ा में से ये किला अधिक सुरक्षित रहा, लेकिन दक्षिण के मैदानी भाग अमरावती और भंडारा की तरफ से मराठों ने गंभीर आक्रमण किए और किले को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। इस तरीके से खेरला का गोंड राज्य भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के सेशन में इतना ही। ये जो लेक्चर था ये परीक्षा धाम की बुक से डेडिकेटेड था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। Thank you.